सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर थोड़े से बेहतर हैं हालात। जो मिसाइल्स की खबरें कम हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और उम्मीद है कि ये बिल्कुल रुक जाएंगी, जंग बंदी होगी और हम बिल्कुल अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर बिल्कुल, हमने कल इस बहुत ही तफसीली, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते से हम इसके ऊपर बातें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं सिचुएशन जो है, होपफुली चीज़ें जो हैं वो अच्छे की तरफ जाएंगी और कुछ जंग बंदी जैसे आपने कहा हो जाएगी। बट यू नेवर नो, क्योंकि जिन जो लोगों से हम डील कर रहे हैं, हमसे मुराद ईरान डील कर रहा है, वो उनका कुछ पता नहीं है कि वो एंड गेम क्या चाहते हैं। ना उनकी गाज़ा के हद तक एंड गेम पता है, ना ईरान की हद तक कोई एंड गेम है। बस कुछ जंगी मामलात जो लगाए रखे हैं। तो नेतन्याहू साहब का तो हो ही ये एक ब्रांड बन गया उनका जी, के हर वक्त कुछ जंग लगी रहे ताकि मैं रेलेवेंट रहूं। तो ऐसे तो दुनिया अब नहीं चलती। बिल्कुल। तो सर बाकी हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे बहुत खबरें हैं मौजूद। नेमली सर हम ऐसे शुरू करते हैं आज का शो के आपको पता है कि ये जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मी आना शुरू होती है, तो ये हार्वेस्ट का, कल्टिवेशन के बाद हार्वेस्ट का जो एक सीज़न होता है चलता है। इसके अंदर गंदम के ऊपर हमने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन उसके बाद फिर आपका चीनी की हद तक भी एक मामला जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं। यूजली कॉन्ट्रोवर्शियल, इस दफ़ा भी कॉन्ट्रोवर्शियल, उन पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पे आम, मैंगो जो है उसके ऊपर भी हमारे पास जो है बड़ी एक मनफी किस्म की रिपोर्ट मौजूद है। तो आप सर सिर्फ रहीम यार ख़ान और मुल्तान के जो एरियाज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इसके ऊपर, तकरीबन 60,000 एकड़ पे मुख्तलिफ जो जगहें हैं, रहीमाबाद, भोंग, जमालदीन वाली, शेखवान, यूसुफाबाद, मियाँ वाली, कुरैश, इतनी जगहें हैं जहाँ पे जो रहीम यार ख़ान वाले उस बेल्ट के ऊपर रिज़ाइड करते हैं, जो मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं। और उसके अंदर तकरीबन को 2300 ग्रोअर्स हैं मैंगोज़ के, और 2.5 से 3 लाख टन मैंगो जो है सालाना यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में भी यूज़ होता है आपकी कैपेसिटी में। तो सर इस दफ़ा कहा जा रहा है कि 45% यील्ड जो है वो कम होगी। उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर जो है वो क्लाइमेट है। उसको एक बताया जा रहा है कि उसकी वजह से वेदर कंडीशंस जो है वो इतनी सस्टेनेबल नहीं रही इस दफ़ा कि ये कर सके। पेस्ट अटैक हुए हैं इस दफ़ा बहुत, और उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो 45% डिक्लाइन है इस चीज़ के अंदर। उसके साथ साथ चौंसा जो वैरायटी है आम की वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। और उसके अलावा जो सिंदरी आम होता है वो ज़्यादातर जो है हमारा बहुत सारा ईरान एक्सपोर्ट होता है। इस वक्त जो एक्सपोर्ट करने का टाइम था उसके अंदर ज़ाहिर है वहाँ पे एक जंगी मामला चल रहे हैं, तो सिंदरी आम भी वहाँ पे एक्सपोर्ट इस वक्त उसकी रुकी हुई है। तो प्रोडक्शन अपनी जगह, एक्सपोर्ट की जो मुश्किलात है वो अपनी जगह, ये क्लाइमेट कंडीशंस अपनी जगह। तो ये जगह जो है, ये एरिया जो है रहीम यार ख़ान का और मुल्तान का, वहाँ पर 45% डिक्लाइन रिपोर्ट हो रहा है जी। क्योंकि आपने इसमें सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट बताई है, तो वो क्लाइमेट की जो सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर वो है पानी की किल्लत। और इसमें आपने वो भी पढ़ लिया होगा कि इस वक्त जो तरबेला का लेवल है इतना कम तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और अगेन कह रहे हैं, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी अर्ली मानसून है। थोड़ा सा आप महसूस भी कर रहे हैं कि जून में लू चलती है, इतना दम घुट नहीं होता। तो प्रॉबेबली शायद वो ठीक कह रहे हैं, और अर्ली मानसून है, हमें इस वक्त उसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और आप अगेन हम इस तरह की जब भी न्यूज़ कवर करते हैं तो हमारा जो गिला और शिकवा होता है, ज़ाहिर है क्लाइमेट का तो क्या ही कर सकते हैं हम, लेकिन आपकी अगर प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स की वो कम हो रही है, अगर आपके जो डैम्स के वाटर लेवल हैं वो कम हो रहे हैं, तो हमें जो हमारा मीडिया है, टेलीविज़न, अखबार, यहाँ तक कि जो आपका सोशल मीडिया है जिसके ऊपर बड़ी बात होती है कि जी ये देखें इधर तो कोई रुकावट नहीं है, हर तरह की बात हो सकती है, हमें ये वाली बातें सुनाई नहीं दे रही। मतलब पार्टी कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है उस पर बड़े टका के तज्जिए हो रहे हैं। मिसाइल कौन से दुनिया में बन रहे हैं आजकल, इस पे बातें हो रही हैं। लेकिन हमारी जो मतलब एक्सपोर्ट का इतना बड़ा जो एक प्रोडक्ट है आम, उसकी यील्ड 45% कम हो गई है। अभी इस साल तो चलो जो होना था वो हो गया है। बात यह है कि अगले साल क्या प्लान बनाया आपने, उससे अगले साल का क्या प्लान बनाया, मतलब आपका अगला 20 साल प्लान है किधर, वो मुझे कुछ आप रिटर्न देना, मैं उसको पढूं, मैं उसके बाद उसमें देखूं कि इसमें क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, मैं आपको मशवरे दूं।
वो है किधर प्लान? सर एक तो वो प्लान बन नहीं सकता, उसके ऊपर एक क्या कहना चाहिए सर, एक रुकावट है। दीगर जो लोग अपना जहन लड़ाते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो जहन में ही रुकावट है उसकी, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म सोच विचार जो है उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे हमने सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगाया हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पॉलिटिकल जो आपका टेन्योर है वो एक अनडिटर्मिन्ड पीरियड के लिए, वो तो एक आइन, पाकिस्तान का जो आइन है वो तो कहता है जी कि एक हुकूमत की जो आपकी टोटल टेन्योर होगा वो होगा 5 साल होगा। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, फिर इलेक्शन कॉल होंगे, असेंबलियाँ ख़त्म होंगी, फिर नई असेंबली बनेगी, इलेक्शन के बाद बीच में केयर टेकर आएगा। हमने आधी चीज़ें तो कर ली हैं, यानी कि केयर टेकर भी आ गई 2-3 दफ़ा हमने, उसके अलावा कुछ हुकूमतें भी मुकम्मल कर ली। अलबत्ता हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो आज तक मुकम्मल 5 साल किसी ने नहीं किए, ये एक अजीब व गरीब बात है। बट दैट बीइंग सेड, इससे जो कंडीशन हुआ है ना सियासतदान, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना आइन को समझने में गलती हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि केयर टेकर 5 साल पूरे करें। हाँ जी, केयर टेकर। और मेरे ख्याल में दूसरी चीज़ समझ हो रही है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना 5 ईयर टर्म, वो है अप टू 5 ईयर टर्म, कि मतलब इतना ये हद उसकी है, मतलब उससे पहले भी आप जा सकती हैं। जिस तरह सेल लगती है ना कपड़ों की, तो वो 50% ऑफ नहीं होता, वो अप टू 50% ऑफ, तो अप टू 5 ईयर्स है। तो उसके अंदर सर होता है ये कि एक सियासतदान जब पावर में आता है, फिर अपनी काबीना एक मुकर्रर करते हैं वो सारे लोग भी होते हैं, उनको पता होता है जी कि हमारा टाइम जो है ना वो अनडिटर्मिन्ड थोड़ा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं, 180 डिग्री सब कुछ एकदम से ओवरनाइट चेंज हो जाता है। सेम पेज फट जाता है, सेम पेज फट जाता है। और जब ऐसे होता है तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि फिर लॉन्ग टर्म चीज़ करने का मतलब है उसके असरात लॉन्ग टर्म आएंगे, उन असरात की बेसिस पे जो आपने फ़वाइद लेने हैं वोटर से अपने, वो भी लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ जो हैं, जो जिसको मैं हमेशा स्टॉप गैपिज्म कहता हूँ कि जी ये मसला है ना, इसके अंदर ये इस वक्त ये मसला है, इसको प्लग कर दो। अच्छा, दूसरा वही से लीकी बोट वाला एग्जांपल है कि एक कश्ती है जिसके ऊपर ढेर सारे सुराख हैं, आप प्लग करी जा रहे हैं, वो कहीं और से पानी जा रहा है, कहीं और से जा रहा है, उस कैफियत में हम मुब्तला हो चुके हैं, जिस वजह से आप जो कह रहे हैं जी मुझे लॉन्ग टर्म वाला प्लान वाला पेपर दे दें, वो शायद किसी दानिश्वर आदमी ने लिखा हो, वो शायद उसने सबमिट भी किया हो, शायद उसने वो ड्राफ्ट भी दी हो, लेकिन वो ड्राफ्ट जो किसी दराज या कैबिनेट में अलमारी में वो मट्टी खा रही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत पेपर्स बने होंगे ढेर सारे। मसला ये सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, ये आम वाली चीज़ तो चलें, उसके अंदर एक एग्जांपल है। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं चीनी पे आना चाहूँगा प्लीज़। तो सर चीनी के भी सर हमारे पास एक रिकॉर्ड सतह पर कीमत जो है इस दफ़ा पहुँच चुकी है। सर चंद इलाकों में 195 रुपये किलो चीनी का रेट हो चुका है, कुछ जगहों पे 190 है, कुछ जगहों पे 185, 86। और इसकी जो बताई ये बात जा रही है कि जी जैसे हमेशा होता है कि चीनी जो है वो कम पड़ गई है, हालांकि हम चीनी ढेर सारी बनाते हैं, बहुत सारी बनाते हैं, डोमेस्टिक आपकी जो कंजम्पशन है उसके लिए तकरीबन पूरी बनाते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि कभी कभार ज़्यादा भी बना छोड़ते हैं। इस दफ़ा हमें ये पता चला है कि जितनी हमने बनाई थी वो हमने एक्सपोर्ट कर दी, और जो जब एक्सपोर्ट कर दी तो उतनी ही इंपोर्ट करनी पड़ गई, तकरीबन गिव और टेक अ फ्यू टन्स में भी। तो अगर तो आपकी डोमेस्टिक यूजेज जो थी वो ऐसी थी कि जिसमें आपकी पूरी इस्तेमाल होनी थी, या चले उसमें जो भी डिफरेंस था, तो हमने एक्सपोर्ट क्यों की? ये वही आपको याद होगा सर जो गंदम क्राइसिस था कि जी हमने गंदम जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़नी है, हमने इंपोर्ट की है, अब गंदम इंपोर्ट कर लिया है तो यार डोमेस्टिकली ये बम्पर क्रॉप लग गई है, अब वो वाली हमें चाहिए नहीं, तो उसी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। सर ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये आप किसी संजीदा एक किसी मुल्क के अंदर, हम संजीदा बहुत संजीदा मुल्क हैं, लेकिन इन मामलात में ना मज़ाहिया हो जाते हैं कि ये आप मुझे बताएं, ये तो कोई राइटर बैठ के एक लिख सकता है कि जी एक मुल्क था जिसके अंदर चीनी की अशद ज़रूरत है, क्योंकि चीनी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उन्होंने सारी की सारी एक्सपोर्ट कर दी, उतनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और उसकी कीमत जो है वो आसमान को हाथ लगा रही है। जी सर, वो यहाँ पे ना मतलब शब्बर साहब तो एक मिसाल देते हैं डिपार्टमेंट की, शब्बर जदी साहब, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट होती है। मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना कि जी आप जो काम FBR से करवाते हैं या करवाना चाहते हैं वो बेसिकली प्लानिंग डिवीज़न का काम है। सो बुनियादी बात वही है कि जितनी भी आपको फर्स्ट क्वार्टर में बताया गया कि इतनी चीनी सरप्लस है तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो एक्सपोर्ट कर दी गई। अब पता लगा है कि चीनी की ज़रूरत है और वो तकरीबन उतनी है जितनी आपने एक्सपोर्ट की थी।
अच्छा, उसमें जिसने एक्सपोर्ट की उसने फर्स्ट क्वार्टर में माल बनाया, अब जो इंपोर्ट करेगा वो सेकंड क्वार्टर में माल बनाएगा। आपका जो नंबर्स आए थे एक्सपोर्ट के, जिस पे सब पूरी हुकूमत विक्ट्री लैप ले रही थी, फर्स्ट क्वार्टर में देखें वो इंक्रीज़ हुई है। अब आपका ट्रेड डेफिसिट में वो नज़र आ जाएगा कि क्योंकि आपको उतनी वापस मंगवानी पड़ गई है। सो मसला ये है कि इस क्वार्टर में जो हमें मसाइल होंगे उनको तो आप छोड़ ही दें। सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वार्टर में विक्ट्री लैप लेने वालों को पकड़ें कि भाई आप तो ये तो नंबर फजिंग है। आपने ये जो किया है, एक तो आपने किसी को माल बनवा के दिया है, दूसरा ये कि ये नंबर फजिंग है क्योंकि वो जो आपको पिछली दफ़ा नज़र आया था वो इस दफ़ा में माइनस हो जाएगा। दूसरी और आखिरी चीज़ ये कि देखें, ये जितना मर्जी शफाफ हो, अभी कोई आके टीवी पे हमें बताए कि जी नहीं हमने बिल्कुल ठीक की थी एक्सपोर्ट और अब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इंपोर्ट, और वो हमारे सामने कोई 74 पेपर रख दे जिससे ये साबित हो जाए कि वो ठीक कह रहे हैं, ये फिर भी लोग शक करना नहीं छोड़ेंगे। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि आपने चीनी की प्रोडक्शन के ऊपर ये पाबंदी लगा रखी है कि ये लाइसेंस्ड होगी। जो शुगर मिल का लाइसेंस है वो बड़े मखसूस लोगों को मिलेगा, और वो तकरीबन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सियासतदान है। जब तक ये रहेगा भाई, दुनिया की मतलब इधर हर चीज़, आप अगर ये मग बनाना चाहें तो क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं, आपको इजाज़त है, कल बनाना शुरू कर दें। तो इसी तरह अगर आप चीनी बनाना चाहते हैं तो बना लें। ये क्यों है कि सरकार ने कहा हुआ है कि ये काम सिर्फ मखसूस लोग करेंगे, और वो कौन होंगे मखसूस लोग? जो सियासत में मुलव्वस है। सर ये एक तो बात बिल्कुल है, हम कई दफ़ा ये बात यहाँ पे भी कर चुके हैं, ये बात एक मतलब फर्स्ट कैप सीक्रेट है मेरे ख्याल में शुगर इंडस्ट्री का। उसके अलावा आप ये देखें कि आप और मैं देखें, हम बड़े ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुद फार्मर्स हैं, और वो हमें एक बात बताते हैं जो मैं आप तो खैर आप पहले समझ गए थे, मुझे ज़रा टाइम लगा समझने में कि गन्ना जिधर लगता है वो इलाके तो होने ही नहीं चाहिए जहाँ पे गन्ना लगे, वो इलाके ऐसे होने चाहिए जहाँ पे गंदम लगे, जहाँ पे कोई और कपास लगे, वहाँ पे बहुत बेहतरीन है वो उस इन्वायरमेंट के लिए। गन्ना तो एक आपको पता है बड़ी थर्स्टी क्रॉप है, और अगेन उसके असरात जो हैं आपको, चलें मैंगो वाली बात हम पहले कर रहे थे, उधर भी आपका वेदर कंडीशंस की वजह से हुआ, बट गन्ने को तो काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन फिर पानी भी एक हमारी लिमिटेड रिसोर्स है, उसको वहाँ पे आप डालते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में डालना पड़ता है। अगेन आप देख रहे हैं कि शुगर भी लाइक मैंगोज़ एक आपने का ख़ास जगह है जहाँ पे की जाती है। तो रहीम यार खान जो है वहाँ पे मैंगोज़, यस, वहाँ पे शुगर का भी बड़ा सीन। सर बुनियादी बात यह है कि अगेन प्लानिंग अगर कोई चीज़ हो ना, तो आपकी कॉटन पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की कॉटन जो है वो बड़ी मशहूर है, वो एक्सपोर्ट हो और होती थी, अब भी होती है, मज़ीद हो अगर हम उसकी बढ़ा लें तादाद, और वो बड़ी महंगी बिकती है। यहाँ पे तो हमें शुगर पैदा ही नहीं करनी चाहिए, ना शुगर केन लगाना चाहिए, ना उससे शुगर बनानी चाहिए। आप पहले से फैसला करने के यार इस कंट्री की इतनी नीड है तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखें कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे कॉटन, और उसके बदले में जो हम इंपोर्ट करेंगे शुगर, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अब अगेन ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, लेकिन क्योंकि फौरी तौर पर आपने फ़ायदा पहुँचाना है शुगर मिल ओनर को, तो आपने उसकी वजह से पूरा क्रॉप साइकिल, पूरा आपने रकबा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो थर्स्टी क्रॉप है, आप उधर से पानी, मतलब फिर वही बात है कि वो किसी और चीज़ों के लिए आइडियल थी, लेकिन आपने उसको गन्ने के लिए वक्फ कर दिया, तो ज़मीन का ज़िया। और ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह नहीं है कि 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, चलें ऐसा करेंगे, चलो 5-6 साल अभी और बीच में थोड़ा सा जूस है निकाल लेते हैं, इवेंचुअली जब सख्ती होगी ठीक कर लेंगे। ये जो डेंट है ना, ये जो आपको पड़ रहा है, इस मुल्क को पड़ रहा है, ये हमेशा वहीं पे रहेगा, इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगेन हमें मेरा अपना ख्याल है कि हम हर साल तकरीबन जो है हम एक शुगर वाली बात जो है वो करते ही करते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर कंट्रोवर्शियल बात होती है, हमेशा से ऐसे हो रहा है। लेकिन वी हैव नेवर सीन के इसके ऊपर कोई ऐसा तब्दीली आई हो, ऐसी पॉलिसी साजी हुई हो जिसके ऊपर आप और मैं बैठ के बात करें कि हाँ ये अब ठीक इन्होंने ये बात की है। मैंगोज़ वाली मेरे लिए फेयरली न्यू एक चीज़ है। हमने मसले मसाइल लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से बहुत लोगों की जो ऑर्चिड्स थे उनके ऊपर तबाही बड़ी हो गई थी जो जिस पर लॉस हुआ था। इस दफ़ा तो आप जैसे बता रहे हैं कि वेदर कंडीशंस की वजह से पानी के जो मसाइल हैं और दीगर और मसाइल हैं उनकी वजह से हुआ है। इसमें एक और चीज़ देखें, मैंगो जो प्रोडक्शन कम हुई वो तो एक मसला है,
लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा स्मॉग लाहौर में नहीं थी, मुल्तान में थी 2200। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑर्चर्ड्स कम हो गए थे। सो आपका ये जो मसला है क्लाइमेट का, और ये जिस किस तरह से आप इसको डील कर रहे हो, खाने को भी करेगा, खाली फ्रूट या खाने की बात नहीं है, आपकी आबोहवा भी उससे खराब हो रही है। खराब हो रही है। ऑब्वियसली हम देखें, ये हम अग्रेरियन कहते हैं जी, मुल्क हैं, सोसाइटी हैं, हम एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया था कि वो हमारा इंजन है इस इकोनॉमी का। उस इंजन को क्या इस बजट में मिला? वो ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं हुआ इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर। सो या तो देखें ना, हम एक सर बेसिक फैसला कर लें कि नहीं यार, अब से ना एग्रीकल्चर जो है ना वो नहीं है हमारा। हमने उसके अंदर मॉडर्न एक्टिविटीज़ भी नहीं लानी, मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं करना, वर्टिकल फार्मिंग हो जाए, बाकी चीज़ जो भी सर दुनिया में हाइड्रोपोनिक शॉनिक जो सब कुछ हो रहा है, हमने उसके ऊपर फोकस नहीं करना। हम बनने लगे IT का मुल्क। बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे बता दिया जाए। उसके बाद किसी ने अगर कहा ना बैठ के जी कि हम तो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, तो फिर इस पे ना फिर सीधी लड़ाई है कि भाई अगर बैकबोन है तो ट्रीट करें उसको एज ए बैकबोन। सर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन है, आप उसको इजी लेते हैं, आप दीवारों में तो नहीं छलांग मारते ना। ये क्यों दीवारों में छलांग मरवा रही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को? बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये है कि अगर ये रीढ़ की हड्डी नहीं भी है और आपका इंजन नहीं भी है, तो इसको रीढ़ की हड्डी समझें और इंजन बनाएं। उसकी वजह ये है कि हमें एतराज़ कोई नहीं। अगर आप सर्विस सेक्टर में जो है वो तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप IT में करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो डेकेड्स मांगती हैं, और ये कोई एक दो नहीं, ये कम से कम 3-4 डेकेड्स मांगती हैं। वो जो एग्रीगेरियन काम है ना, वो आपको आता है। वो आपको पिछले 17 साल से कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले के भी कर ही रहे हैं। तो उसको अगर इम्प्रूव करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है आसानी के साथ। बिल्कुल सर, बेहतर हो सकती है। बाकी लेट्स सी इसके अंदर क्या मज़ीद अपडेट्स आती हैं और मज़ीद हमें फिगर्स क्या मिलते हैं, तो इसको मज़ीद भी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जाना हमें ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है ये जंगी सूरत हाल जो है उनके अंदर मामलात जिस तरफ जा रहे होते हैं, जिस तरह मीडिया एक चेंज हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट होती हैं। उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो है स्पोर्ट्स निगलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन आज चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं ज़रा हम समेटा लगाएं बाकी पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, तो सर बहुत अहम तरीन ख़बर ये है कि जो FIH का जो नेशंस कप हो रहा है हॉकी का, कुआलालंपुर में हो रहा है, और उनके जो डिफेंडिंग चैम्पियंस न्यूजीलैंड हैं, उन्होंने आज का जो फाइनल था उसमें पाकिस्तान को हरा दिया और रिटेन किया टाइटल 2024-25 दोनों सालों के। अब चैम्पियंस जो हैं वो न्यूजीलैंड है। 6-2 फाइनल स्कोर था। न्यूजीलैंड ने पहले हाफ में ही 5 गोल कर दिए थे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन तमाम स्पेक्टेटर्स से लेके कमेंटेटर्स से लेके जो लोग हॉकी के एंथुजियास्ट्स हैं कह रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मज़ेदार थी और बहुत ज़बरदस्त मैच था, पाकिस्तान ने जान मार दी। इससे कबल 2 दिन जो सेमीफाइनल था उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन तरीके से सेमीफाइनल जीता, जो कि पेनल्टीज तक गया था, तो इसलिए हम फाइनल में आए। अब फाइनल से हमें लग रहा था जी कि हम अगर जीत गए तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ज़ाहिर है बड़ा बेहतरीन होता। उसके बाद आप जो हैं ऑफिशियली एक ऐसी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आ जाते जो लीग ओरिएंटेड मैचेस जो हैं आगे जाते हुए तकरीबन साल के अंदर 16 मैच आप खेलते लाजमी। तो ये बात जो है इसको मैं टेक अवे नहीं करूँगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है उसने बड़ी ब्रेवली फाइट की और बहुत अच्छी तरह खेले, और हॉकी हमारी जो है एक मैं मानता हूँ नेशनल स्पोर्ट है। अब चूंकि ऑफिशियली तो है, लेकिन सर को मानता नहीं है ना। आप किसी यंग ब्लडेड बच्चे को बताएं जी कि आपकी हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, उसको शायद पता भी ना हॉकी क्या है, उन्होंने कभी देखी भी ना हॉकी, तो ये एक ज़्यादती है, ये एक गलत बात है। ये हमारी हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ है कि जी किसी को पता ही नहीं हॉकी क्या है। आप देखें कि एक ऐसी टीम जिसके पास यकीनन उन तमाम टीम्स जो हैं से लेस रिसोर्सेज और लेस चीज़ों के साथ जो है उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, फाइनल तक गए वो। सो दैट बीइंग सेड, अब हमें क्या करना है आगे हॉकी के बारे में? यहाँ तो प्लेयर्स ने, बॉयज़ ने प्रूव कर दिया है कि जी हॉकी को टेंशन वाली बात नहीं है, आप हमें मौका तो दें। तो अब आगे जाते हुए सर इस चीज़ को निगलेक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी हमाकत होगी। जी देखिए, पाकिस्तान हार गया लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमें प्राउड होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो हैरान हूँ कि हर थोड़े दिन बाद या कुछ सालों बाद
पाकिस्तान जो है कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देता है जिससे एकदम से फिर हम ख़बरों में आ जाते हैं, वो कैसे देता है मेरी समझ से बाहर है। उसकी वजह ये है कि अनलाइक क्रिकेट में एक तो ये कि ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, कंसिडरिंग कि एक ग्राउंड जो है वो जैसा भी हो उसके अंदर क्रिकेट हो सकती है। जो आपकी हॉकी है ना वो किसी आम ग्राउंड में नहीं हो सकती, उसके लिए ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए। अच्छा, फिर इंटरनेशनल हॉकी के लिए बिल्कुल। अच्छा, जो क्रिकेट है ना वो तो आपके कई प्लेयर ऐसे हैं जो गली में से निकल आते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट गली में भी हो सकती है। अच्छा, हॉकी ऐसी नहीं है कि वो गली में खेली जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके कितने स्कूल्स हैं, मतलब ठीक है डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब आर्मी है, पुलिस है, वापडा है, इनकी हॉकी की टीम्स होती हैं, पर ये भी तो कहीं से स्काउट ही करते होंगे ना। और वो तो अब कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि 17, 18, 19 साल की उम्र के बाद तो बंदे को ट्रेन करना, उसकी टेक्निक ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये लोग जहाँ से भी ये डिपार्टमेंट्स जहाँ से भी पिक करते हैं प्लेयर, कुछ तो उनको पहले का आता होता है ना, तो वो सीखते कहाँ हैं। मतलब मैं लाहौर में एक HSN कॉलेज है जिसके बारे में हमें पता है कि वहाँ पे एक ऑस्ट्रोटर्फ है। कराची में एक हबीब पब्लिक स्कूल है जिसका हमें पता है कि जी उधर ऑस्ट्रोटर्फ है। अच्छा, इधर एक FC कॉलेज में भी हॉकी ग्राउंड है, वो पता नहीं उसमें ऑस्ट्रोटर्फ किस लेवल की है, लेकिन चलें। अब ये 3 पे आके ना मेरे पास नाम खत्म हो गए हैं। हाँ। अब मुझे नहीं पता चौथी कहाँ पे लगी हुई है। तो ये अच्छा, एक जाहिर है इस्लामाबाद में जहाँ हम इंटरनेशनल मैचेस करवाते हैं वहाँ पे एक है, और लाहौर में भी जो हॉकी स्टेडियम वहाँ पे शायद है या नहीं है। सर वो जो लाहौर वाला है ना वो तो उसमें ऑस्ट्रोटर्फ तो मौजूद है, लेकिन उसके बारे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी वो तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मशवरे ये दे रही होती हैं कि जी वहाँ पे हमें जलसा करने दें, कौन सा वो इस्तेमाल होता है। तो अब जब बात यहाँ पे आ गई हो कि वो तो इस्तेमाल ही नहीं होता, इसका मतलब कि बड़ी को पुरानी ऑस्ट्रोटर्फ है, इसलिए वो फिट टू प्ले नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि ये जो आपने जिस तरह से कहा कि रिसोर्सेज यहाँ के प्लेयर्स के पास बहुत कम है, और भाई कम छोड़े हैं किधर, मुझे तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, इस पर तो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो पता करे कि बच्चे पैदा कहाँ से हो रहे हैं ये वाले। सर एक तो ये, दूसरे से मेरी थ्योरी है इसके अंदर। सर देखें, जब आपने एक शोबे के अंदर ना आपने काटियो जिल्लत फर्ज करें, जो कि यकीनन फुटबॉल ले लें, हॉकी ले लें, कई स्पोर्ट्स ऐसे ले लें, वहाँ पे आपकी जो प्लेयर्स हैं उनकी सेहत तो बहुत कम होती है, मैनेजमेंट की होती है, मैनेजमेंट चेंज होती है, मैनेजमेंट पोलिटिसाइज्ड होती है, मैनेजमेंट के अंदर अपने उनके रोले होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कितनी करते हैं। हम चलें तस्लीम कर लेते हैं ये चीज़ कि जी पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम जो है उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेट्स तस्लीम कर लिया हमने, चले फ़र्ज़ करें ना भी हो, हम मान लेते हैं कि वो नेशनल टीम में जो लड़का आ गया उसकी सब कुछ कवर्ड है, लेट्स से हाइपोथेटिकली, उससे नीचे नीचे तो नहीं है, ये हमें पता है। तो सर मेरी थ्योरी ये है कि ऐसे तो नहीं है कि हमारे जो एक पता नहीं कितने सालों की, 3 दहाइयों की जो कंडीशनिंग हो गई है कि यार हॉकी के अंदर ना अगर तुम्हारे पर तुम्हें लगता है तुम्हें टैलेंट है, रिसोर्सेज यही है, रड़ा है, रड़े पे खेल सकते हो तो खेल लो। वो रड़े पे खेल के उस जिल्लत से गुजर के अब वो बंदा जो है वो हार्डन्ड हो गया। अब वो जब उसको मौका मिलता है नेशनल साइड पे तो नथिंग कैन डिटर दैट पर्टिकुलर प्ले। ये भी तो हो सकता है ना सर कि आपको पैम्पर किया ही नहीं, आपको रखा रफ, और आप उस रफनेस से अपना करियर आगे जाके बनाए। सिर्फ ये थ्योरी प्लॉजिबल है, वरना आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा फर्क होता है। जो इंडिविजुअल स्पोर्ट होती है ना उसमें ये होता है कि रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो एक बंदा है ना, वो बंदा तो एक है, वो कहीं से निकल आया। 24 करोड़ की आबादी थी तो उसमें से एक अरशद नदीम पता नहीं कैसे निकल आया, ये बात समझ आ सकती है। जो टीम स्पोर्ट होती है ना कि आपने यार 16 का स्क्वाड निकाल लिया बीच में से बगैर रिसोर्सेज के, ये बात समझ नहीं आती। अगेन वो जो आप कह रहे हैं ना कि चले डिपार्टमेंट में जब कोई बंदा हायर हो जाता है तो उसकी तनख्वाह लग जाती होगी, क्योंकि मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि शायद जो हमारे डिपार्टमेंट वाले लड़के हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो। जो आपके टीम में आ जाते हैं इनके तो आए दिन इस किस्म के मसले आ रहे होते हैं कि जी वो डेली अलाउंस नहीं मिला, वो जी फलाना नहीं हुआ, तो ये तो बड़े ही मुश्किलात का शिकार हैं। अगेन खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इन बॉयज़ को, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये कोई आज की बात तो नहीं है। ये जब हम ओलंपिक्स जीत रहे थे, जब हम वर्ल्ड कप हॉकी का जीत रहे थे, तब भी इनके बारे में यही मशहूर था कि इस सेशंस के पता नहीं 80 रुपये और 4 तौलिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये लड़के तब भी लगे हुए थे, ये आज भी लगे हुए हैं। एक बात मैं वैसे ना अग्री करता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये क्यों रखी हुई है आपने हॉकी अपनी नेशनल गेम, आप क्रिकेट ही कर दें जिसको सब खेलते हैं। मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट अगर इतनी निगलेक्टेड होती ना तो आज बच्चे ना खेल रहे थे।
ये हॉकी का कोई अजीबो गरीब सा चार्म है इस खित्ते में कि इतनी निगलेक्टेड होने के बावजूद बच्चे खेल रहे हैं और ये परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बाकी सर मेरी वो वाली बात है, आपके हार्डेंड है इस लिहाज से। अच्छा, उसके बाद सर इसके अंदर जो मैचेस हुए वो मैंने देखे। अच्छा, एक तो जो सेमीफाइनल था वो था भी फ्रांस के साथ। अब फ्रांस से हमारा कोई मसला नहीं, अब ये नथिंग टू डू विद हमारी कोई ना एग्रेसिव सियासत है उनके साथ, ना एग्रेसिव चीज़ है। वो तो इंडिया के साथ जो मामला थे उसमें हमने उनका इख्तियार जो था वो गिरा दिया। अब तो वो भी तस्लीम करते हैं, शुक्र है। तो कल के रोज़ ट्विटर पे सर बड़ी रौनकें लगी कि देखें फिर एक और उस गोलकीपर का नाम रफेल तो नहीं था, इस किस्म की सर बातें शुरू होगी। मैं इस चीज़ से ना थोड़ा इसको डिस्करेज करना चाहता हूँ। देखिए, फ्रांस जो है यकीनन एक बहुत अच्छी हॉकी टीम है, हमें पता है, तो उनको हराना जो है वो बिग डील है। उसके अंदर ये जंगी मामला जो हैं ये लाना मेरे ख्याल में कोई इतनी डजंट डू जस्टिस टू व्हाट द प्लेयर्स हैव डन, वो ज़्यादा एक बड़ी बात है। दूसरा से सेकंड से मेरा पॉइंट कि आपने क्राउड झंडों के साथ लोग केएल में मलेशिया में पहुंचे हुए थे और वो बॉयज़ को सपोर्ट करती, कितनी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात है। इसमें एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होके लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारे नो भट्ट हैं जो वेट लिफ्टर जी, वो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत मसाइल का शिकार थे। उनको बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को डिपार्टमेंट के साथ रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वो डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा आपने किसी और के साथ साइन अप कर लिया है। वो बेचारे तड़पते रहे कि मुझे खुदा का वास्ता है, मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लाया हूँ, मज़ीद ला सकता हूँ। इन्होंने उनका करियर तबाह कर दिया, जो एक अच्छी बात है। उनका एक्सपोजर ज़्यादा था। उन्होंने पिछले साल और इस साल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन जीता है। ये कंपटीशन आपको याद होगा, मैं और आप बचपन में देखते होते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में इसका पता है। इसकी बड़ी अच्छी जो है विनिंग प्राइज़ होता है। अल्लाह जो है उनको मुबारक करे और इसी तरह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इसी तरह वो मतलब यहाँ पर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका करियर ख़त्म करने की। लेकिन वही बात है, अल्लाह उनके साथ था, उन्होंने मेहनत अपनी जारी रखी। तो उस चीज़ में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, लेकिन किसी और चीज़ में नाम बना। सब अब वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे अजीब सी आदत पड़ चुकी है। फिर ब्रेक पे जाते हैं कि यहाँ पे जिस बंदे को आपने ख्वारो जलील कर दिया ना, वो बंदा जो है आगे जाके तरक्की भी कर लेता है। लेकिन ये वन ऑफ्स हैं, ये सबके साथ नहीं हो सकते। इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमें कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें जो हम करते रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी खबर है सर जो अब हम करने जा रहे हैं। सर ये कुछ इंजीनियर्स हैं सर जिन्होंने एक चीज़ बनाई, एक हेडसेट बनाया कह लें उसको। ये तो उसकी हार्डवेयर वाली साइड होगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है जो AI पावर्ड है वो करता ही है। खूबी है उसकी कि वो जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं आप सोते हुए, उनको रिकॉर्ड कर सकता है और उनको एनालाइज करके उनकी किसी किस्म की आपको इमेज जो है वो रिले कर सकता है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि ये थियराइज्ड एक चीज़ है। तो उन्होंने कर लिया। उन्होंने EEG यूज़ करके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, fMRI जो फंक्शनल MRI मशीन होती है, इमेजिंग जो होती है, वो करके इन्होंने ब्रेन वेव्स और पैटर्न्स जो उनको एनालाइज करके जब कोई शख्स जो है वो ख्वाब देख रहा होता है तो उन्होंने उसकी जो एक ब्लरी किस्म की और रफ पैटर्न्स जो हैं वो ऑलरेडी बना लिए। अभी तक ये 4K में ड्रीम्स जो हैं ये हमारे पास नहीं आए, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये इतनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है तो इसके ऊपर मज़ीद साइंस जो है वो दरकार है, वो हो जाएगी। और उसके बाद को पता नहीं कि आप एक छोटा सा हेडसेट लगाएं सोते हुए और सुबह आपके फ़ोन के ऊपर आपके ड्रीम्स जो हैं वो अपलोड हुए हों, तो ये तो एक तस्वर करते हुए भी बंदे को परेशानी भी होती है और खुशी भी होती है कि आप अपने ड्रीम्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जाहिर है इसके अंदर सर बहुत सारे मसाइल भी हैं। आपने अगेन ये आप ही के फ़ोन पे जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े वाहियात किस्म के ड्रीम्स भी देखते हैं, बड़े प्राइवेट किस्म की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका है। वो किसी और से अगर आप अनलेस आप शेयर नहीं कर रहे, किसी को आप बताएंगे यार मुझे ये ख्वाब है, कोई और नहीं देख सकता उस चीज़ को दुनिया के अंदर। नोबडी कैन नो क्या है। अब उसको अगर आप उसको डिजिटाइज कर देंगे और वो आपके फ़ोन पे पड़ा होगा तो फिर तो कोई भी देख सकता है उसको। तो सर ये बड़ी एक मसाइल है। लेकिन हमने स्टोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें हम आज से 1 दिहाई पहले हमें लग रहा था यार ये मेरा फ़ोन मेरी शक्ल देख के अनलॉक हो जाता है, ये कितनी बड़ी चीज़ कर दी है एप्पल ये ने या किसी और ने। अब तो सर अगर ड्रीम्स ही कैप्चर करना उन्होंने शुरू कर दी हैं तो फिर पीछे क्या रह गया?
सर देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तो वो बहुत ही ब्लरी इमेज है, अभी तो आप वो देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, वो पैटर्न्स दिखा रहा है। लेकिन ये है कि वो सोच ये रहे हैं कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन वो आपको बड़ा क्लियर पिक्चर दे देंगे कि ख्वाब में क्या हो रहा था। अच्छा, सवाल जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग यही है कि आप ये क्यों करना चाहते हो। साइंटिस्ट तो ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना वो जो भी चीज़ हो सकती है वो उसको करना चाहता है। उसको आप ये वजह नहीं पूछ सकते कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसको जो एंड यूज़र है उसकी हद तक जाके सोचें तो वो क्यों करना चाहेगा। और इसमें जितनी नई जनरेशन है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी बजाय के पुरानी से। तो प्रॉब्लम वही है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने याद होगा आपको कि एक ट्रेंड चला ट्विटर वगैरह के ऊपर, जिसमें था कि जी ये एक AI का टूल है और इसमें आपको जो भी सेलिब्रिटी पसंद है आप अपनी तस्वीर वीडियो डालें, उसकी वीडियो डालें और वो एक वीडियो निकाल देगा जिसमें आप उस सेलिब्रिटी का बोसा ले रहे हैं, और वो फिर सब ने शेयर करवानी शुरू कर दी। अच्छा, अब बुनियादी बात फिर वही है कि मैं, आप या हमसे भी जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कि मतलब क्यों हम ये चाहेंगे कि एक वीडियो हो जिसमें हम किसी का बोसा ले रहे हैं। इसी तरह ये ख्वाब वाला भी जो मामला है, मतलब आपका कोई ड्रीम्स इंटरप्रेटर है जिसको आप सुबह उठ के कहते हो कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, तो वो आपको कहता है कि बताओ क्या हुआ था। तो उसमें अगर आप डिटेल्स मिस कर जाते हो तो उसको आप वीडियो ही भेज दो कि ये हुआ था, तो आप इसको इंटरप्रेट कर दे, तो ये तो एक और बात है। वरना अदरवाइज हर चीज़ में कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा था या मेरे साथ क्या हो रहा था। बेसिकली ना मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन है वो हर बंदा ना फिल्मों में आना चाहता है। तो ये एक किस्म की फिल्म है कि जो चल रही है, तो वो अपने आप को फिल्म में देखना चाहते हैं। विच इज़ अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है और फिल्म में आने की ख्वाहिश भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बड़ी एक मतलब मुझे इसका कोई उस तरह से ना जिस तरह डाउन साइड नजर नहीं आ रही, मुझे कोई अप साइड भी नजर नहीं आ रही कि आपने ये करना ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। सर एक दिन मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक तो देखें जो आपके साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट नुमा लोग हैं वो बड़ी कीनली मॉनिटर करते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन को। वो कहते हैं जी कि आप जब कोई ड्रीम करें तो उठ के उसको लिख छोड़ें, और ताकि हम उसके बारे में फिर बात करेंगे अगले सेशन में, मुझे ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कि आपकी सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं। क्योंकि जो चीज़ आप दबा बैठते हैं वो तो सर ये भी हो सकता है कि बचपन में कोई चीज़ हुई हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो दब गई है, फिर वो कॉन्शियस आपको एक दिन ख्वाब है लेकिन आप उसको डिसाइफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास वो हर वक्त एक्सेसिबल होगी तो आप शायद उसको डिसाइफर कर सकें या किसी की मदद से। एक तो इसकी ये यूटिलिटी हो सकती है, 1। नंबर 2 सर, जो शख्स कहता है ना कि यार आपका भाई जो है ना या बहन वो सुबह बड़े फ्रेश उठते हैं, इससे बड़ा झूठ सर आज तक इंसान ने बोला ही नहीं। सुबह उठ के कोई फ्रेश नहीं होता। आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी हर्बल टी पी लें, आप जितने आपका नाइट टाइम और मॉर्निंग प्रोटोकॉल हो, सुबह उठ के इंसान एक चीज़ करता है, वो बड़बड़ाता है सिर्फ बाथरूम जाते हुए। दैट इज़ मोस्टली 90% ये होता है। जो लोग कहते हैं ना बड़ा फ्रेश उठते हैं, वो बड़ी मेरे लिए एक अजीब सी बात होती है कि यार सुबह उठ के तो बंदा जितनी भी तवील नींद 8-10 घंटे सो के भी उठा तो सुबह उठते हुए तो थोड़ी सी उनको होती है कि यार अब उठ रहे हैं। सेकेंडली सर, एक और टाइप ऑफ लोग हैं कहते हैं यार हमें ख्वाब ही नहीं आते, वी डोंट ड्रीम। वो तो फिर आप अपना चेकअप करें कि आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आप डीप स्लीप में जा ही नहीं रहे, आपको या तो स्लीप ऐप नहीं है, आप रेम स्लीप कर ही नहीं रहे। तो सर इससे एक और ये चीज़ होगी कि आप अगर आप सबकी ख्वाहिश होगी कि मैं ड्रीम करूं, उसी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं लोग गुड स्लीप को। इसी वजह से डॉक्टर कहेंगे जी गुड स्लीप करेंगे तो ड्रीम्स आएंगे, और जब आपको ड्रीम्स आएंगे उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर कितनी विन विन सिचुएशन बता दी सर आपको। सर एक तो ये कि सुबह उठ के फ्रेश सिर्फ वो बच्चा होता है जिसने पूरी रात माँ बाप को नहीं सोने दिया होता। दूसरी चीज़ सर इस पे भी डिबेट है कि जो ज़्यादा गहरी नींद है उसमें ख्वाब नहीं आते या ज़्यादा गहरी नींद है जिसमें ख्वाब आते हैं। सो ये वाली भी अगेन अगर ख्वाब आ रहे हैं, दूसरा वाला केस भी है, तो आपकी ये वाली बात तो साबित हो जाएगी कि पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा गहरी नींद सो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ख्वाब नहीं आ रहे इज़ वन थिंग, और सुबह उठ के आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा कि मुझे रात को कोई ख्वाब भी आया था इज़ अनदर थिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये क्लैरिटी मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सर अनदर थिंग होगी जो हमें ख़रीदनी पड़ेगी ज़िंदगी में, एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जिसको चार्ज करना पड़ेगा, तो ये मुश्किलात में इजाफा भी करेगा। और फिर उसमें अगर आप ये देखें कि बेगम और हस्बैंड अगर अपनी अपनी मशीन लगा के बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, और सुबह
कोई एक स्पाउस डिमांड कर लेता है कि दिखाओ, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सर ये अगेन बहुत बड़ा मसला है। अगेन ड्रीम्स जो है ये असल में सर इसको हम एक और एंगल से इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि हर शख्स की जो पर्सनल स्पेस है, एज यू ग्रो अप ना आपकी पर्सनल स्पेस डिमिनिश होती जाती है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी आप किसी से शेयर करते हो। आपका स्पाउस हो गया, उससे शेयर, पहले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, आप बड़े हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, फिर आपकी शादी होगी, आप अपने स्पाउस से शेयर करते हैं, फिर आपके बच्चे आ जाते हैं, फिर आप बच्चों से वो पर्सनल टाइम स्पेस शेयर करते हैं। नींद तो सर, नींद से ज़्यादा पर्सनल चीज़ क्या हो सकती है कि यार मैं सो रहा हूँ और मैं अपने ख्यालात में हूँ, जो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, अब उनको आपने पब्लिक डोमेन पे रख देना है। सर वो यूट्यूब चैनल्स आप सोच रहे हैं लोग जो बनाएंगे कि जी मेरी ड्रीम्स का एक चैनल है, मेरी ड्रीम्स का चैनल है, ये दुनिया एक और तरफ सर एक चेंज आ रहा है इस चीज़ के अंदर। कंटेंट की हंगर जो है उसमें आप कहेंगे जी कि ड्रीम्स कंटेंट बेस्ट किसका है। बिल्कुल, और इसमें देखिए ना कि मेरा अब इस वक्त जो मुझे ख्यालात मेरे जहन में है, ये भी एक बड़ी प्राइवेट चीज़ है, लेकिन मैं उनको झटक भी सकता हूँ कि यार मैं इस वक्त जो सोच रहा हूँ ना ये अच्छी बात नहीं है, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स। ख्वाब में तो मेरा कंट्रोल भी कोई नहीं है कि मुझे क्या आ रहा है। दूसरा इससे एक और नुकसान ये होगा कि बहुत सारी पिकअप लाइंस या गाने जो आप किसी को सुनाते हो मुतासर करने के लिए, वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी लड़की को कहा कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और उसने आगे से कहा कि दिखाओ सपने में मैं कब आई थी, तो बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगेन और इसके थोड़े हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी देखने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक इस किस्म की टेक्नोलॉजी बना दें, मतलब इसके नफसियाती असरात भी तो हो सकते हैं जी कि कुछ लोग होते हैं वेरी कंफर्टेबल कि जी हमें नहीं जानना चाहते हैं हमारी ड्रीम्स में क्या चीज़ होती है, क्योंकि आप अमूमन होता है आप उठते हैं आपको याद ही नहीं रहता। बहुत लोगों के साथ ही होता है, कुछ याद जो रह जाते हैं वो बड़े एक इफेक्ट होता है सारा दिन, आप सोचते रहते हैं कि यार किसी को बताते हैं कि मुझे ये आया ख्वाब में, फिर उसको लोग एनालाइज करते हैं। तो शायद इसके अगेन सर विद टेक जो आपके ह्यूमन एलिमेंट को टैप कर रहा है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, उनको वे करके करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है फिल्मों के जरिए कि यार ये मामला गलत तरफ भी चले जाता है। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये है कि अगर कोई ड्रीम्स पकड़ रहा है तो इसका मतलब आपके ख्यालात तो पकड़ ही सकता है। अच्छा, अगर आपके ख्यालात कोई रिकॉर्ड कर सकता है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी यादाश्त भी रिकॉर्ड कर सकता है। आपकी यादाश्त और ख्यालात अगर कंप्यूटर पे आने शुरू हो जाएं, USB पेन ड्राइव में आ जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली फौत हो सकते हो लेकिन वर्चुअली आप जिंदा रह सकते हो। अगेन हम अब साइंस फिक्शन और रियलिटी की लाइंस जो हैं वो ब्लर होना शुरू हो गई हैं। तो सर लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड हम ज़ाहिर है जब भी ये चीज़ें हो जाएंगी डिस्कस करेंगे और यहाँ पहन के बैठ जाएंगे पर वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।